नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी उन्माद। मनहर ने अनुरक्त होकर कहा, यह सब तुम्हारी कुर्बानियों का फल है बागी। नहीं तो आज मैं किसी अंधेरी गली में, किसी अंधेरे मकान के अंदर अंधेरी जिंदगी के दिन काट रहा होता। तुम्हारी सेवा और उपकार हमेशा याद रहेंगे। तुमने मेरा जीवन सुधार दिया, मुझे आदमी बना दिया। बागेश्वरी ने सिर झुकाए नम्रता से उत्तर दिया, यह तुम्हारी सज्जनता मानो। मैं बेचारी भला तुम्हारी जिंदगी क्या सुधारूंगी। हाँ, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी एक दिन आदमी बन जाऊंगी। तुमने परिश्रम किया और उसका पुरस्कार पाया। जो अपनी मदद आप करते हैं उनकी मदद परमात्मा भी करते हैं। अगर मुझ जैसी गवारन किसी और के पाले पड़ती तो अब तक न जाने क्या गत बनी होती। मनहर मानो इस बहस में अपना पक्ष समर्थन करने के लिए कमर बांधता हुआ बोला, तुम जैसे गवारन पर मैं 1,00,000 सजी हुई गुड़ियों और रंगीन तितलियों को निशावर कर सकता हूँ। तुमने मेहनत करने का वह अवसर और अवकाश दिया जिसके बिना कोई सफल नहीं हो सकता। अगर तुमने अपने अन्य विलासप्रिय रंगीन मिजाज बहनों की तरह मुझे अपने तकाजों से दबाकर रखा होता तो मुझे उन्नति करने का अवसर कहाँ मिलता। तुमने मुझे निश्चिंतता प्रदान की जो स्कूल के दिनों में भी न मिली थी। अपने और सहकारियों को देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। किसी का खर्च पूरा नहीं पड़ता, आधा महीना भी नहीं जाने पाता कि हाथ खाली हो जाता है। कोई दोस्तों से उधार मांगता है, कोई घर वालों को खत लिखता है, कोई गहनों की फिक्र में मरा जाता है तो कोई कपड़ों की। कभी नौकर की टोह में हैरान, कभी वैद्य की टोह में परेशान। किसी को शांति नहीं है। आए दिन स्त्री पुरुष में जूते चलते हैं। अपने जैसा भाग्यवान तो मुझे कोई दिख ही नहीं पड़ता। मुझे घर के अंदर सारे आनंद प्राप्त हैं और जिम्मेदारियां एक भी नहीं। तुमने ही मेरे हौसलों को उभारा, मुझे उत्तेजना दी। जब कभी मेरा उत्साह टूटने लगता तो तुम मुझे तसल्ली देती। मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ कि तुम घर प्रबंध करती कैसे हो। तुमने मोटे से मोटा काम भी अपने हाथों से किया जिससे मुझे पुस्तकों के लिए रुपयों की कमी न हो। तुम ही मेरी देवी हो और तुम्हारी ही बदौलत आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हारी इन सेवाओं की स्मृति को हृदय में सुरक्षित रखूंगा बागी, और एक दिन वह आएगा जब तुम अपने त्याग और तप का आनंद उठाओगी। बागेश्वरी ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़े पुरस्कार है मानू। मैं और किसी पुरस्कार की भूखी नहीं हूं। मैंने तो तुम्हारी थोड़ी बहुत सेवा की, उसका मुझे इतना यश मिलेगा मुझे तो आशा भी न थी। मनहर नाथ का हृदय इस समय उदार भावों से उमड़ा हुआ था। वह यूं तो बहुत ही अल्पभाषी, कुछ रूखा आदमी था और शायद बागेश्वरी के मन में उसकी शुष्कता पर दुख भी हुआ हो, पर इस समय सफलता के नशे ने उसकी वाणी में पर लगा दिए थे। बोला, जिस समय मेरे विवाह की बातचीत चल रही थी मैं बहुत शंकित था। समझ गया कि मुझे जो कुछ होना था हो गया। अब सारी उम्र देवी जी की नाजबरदारी में गुजरेगी। बड़े बड़े अंग्रेजी विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने से मुझे विवाह से घृणा सी हो गई थी। मैं इसे उम्र कैद समझने लगा था जो आत्मा और बुद्धि की उन्नति का मार्ग बंद कर देती है, जो मनुष्य को स्वार्थ का भक्त बना देती है, जो जीवन के क्षेत्र को संकीर्ण कर देती है। मगर 2 ही 4 मास के बाद मुझे अपनी भूल मालूम हुई। मुझे मालूम हुआ कि सुभारिया स्वर्ग की सबसे बड़ी विभूति है जो मनुष्य को उज्जवल और पूर्ण बना देती है, जो आत्मोन्नति का मूल मंत्र है। मुझे मालूम हुआ कि विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है। बागेश्वरी मनहर की नम्रता सहन नहीं कर सकी। वह किसी बात के बहाने उठकर चली गई। मनहर और बागेश्वरी का विवाह हुए 3 साल गुजर चुके थे। मनहर उस समय दफ्तर में एक क्लर्क था। सामान्य युवकों की भांति उसे भी जासूसी उपन्यासों से बहुत प्रेम था। धीरे धीरे उसे जासूसी का शौक हुआ। इस विषय पर उसने बहुत सा साहित्य जमा किया और बड़े मनोयोग के साथ उसका अध्ययन भी किया। इसके बाद उसने इस विषय पर स्वयं एक किताब लिखी। रचना में उसने ऐसी विलक्षण विवेचन शक्ति का परिचय दिया, उसकी शैली भी इतनी रोचक थी कि जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। इस विषय पर वह सर्वोत्तम ग्रंथ था। देश में धूम मच गई।
यहाँ तक कि इटली और जर्मनी जैसे देशों से उसके पास प्रशंसा पत्र आए और इस विषय की पत्रिकाओं में अच्छी अच्छी आलोचनाएं भी निकली। अंत में सरकार ने भी अपनी अनुग्राहकता का परिचय दिया। उसे इंग्लैंड जाकर इस कला का अभ्यास करने के लिए वृत्ति प्रदान की। और यह सब कुछ बागेश्वरी की बहुरना का शुभ फल था। मनहर की इच्छा थी कि बागेश्वरी भी साथ चले, पर बागेश्वरी उनके पांव की बेड़ी नहीं बनना चाहती थी। उसने घर में रहकर सास ससुर की सेवा करना ही उचित समझा। मनहर के लिए इंग्लैंड एक दूसरी दुनिया थी, जहां उन्नति के मुख्य साधनों में एक रूपवती पत्नी का होना भी जरूरी था। अगर पत्नी रूपवती है, चपल है, वाणी कुशल है, प्रगल्भ है, तो समझ लो उसके पति को सोने का खान मिल गया। अब वह उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, मलोयोग और तपस्या के बलबूते पर नहीं, पत्नी के प्रभाव और आकर्षण के तेज पर। उस संसार में रूप और लावण्य व्रत के बंधनों से मुक्त एक अबाध संपत्ति थी। जिसने किसी रमणी को प्राप्त कर लिया, उसकी मानो तकदीर खुल गई। यदि कोई सुंदरी सहधर्मिणी नहीं है, तो तुम्हारा सारा उद्योग, सारी कार्यपटुता निष्फल है। कोई तुम्हारा पुरसाहाल न होगा। अतएव वहां रूप को लोग व्यापारिक दृष्टि से देखते थे। साली भर के अंग्रेजी समाज के संसर्ग ने मनहर की मनोवृत्तियों में क्रांति पैदा कर दी। उसके मिजाज में सांसारिकता इतनी प्राधान्य हो गई थी कि कोमल भावों के लिए कहीं स्थान ही नहीं रहा। बागेश्वरी उसके विद्याभ्यास में सहायक होती थी, पर उसे अधिकार और पद की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा सकती थी। उसके त्याग और सेवा का महत्व भी अब मनहर की निगाहों में कम होता जा रहा था। बागेश्वरी अब उसे एक व्यर्थ सी वस्तु मालूम होती थी, क्योंकि भौतिक दृष्टि से हर एक वस्तु का मूल्य उससे होने वाले लाभ के साथ अवलंबित था। अपना पूर्व जीवन अब उसे हास्यपद जान पड़ता था। चंचल, हंसमुख, विनोदिनी अंग्रेज युवती के सामने बागेश्वरी एक हल्की तुच्छ सी वस्तु जान पड़ती थी। इस विद्युत प्रकाश के सामने अब वह दीपक मलिन पड़ने लगा। यहाँ तक कि स्नेह स्नेह उसका वह मलिन प्रकाश भी लुप्त हो गया। मनहर ने अपने भविष्य का निश्चय कर लिया। वह भी एक रमणी की रूप नौका के द्वारा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसके सिवाय और कोई उपाय न था। रात के 9 बजे थे। मनहर लंदन के एक फैशनेबल रेस्टोरेंट में बना ठना बैठा था। उसका रंग रूप और ठाट बाट देखकर सहसा कोई नहीं कह सकता था कि वह अंग्रेज नहीं है। लंदन ने भी उसके सौभाग्य का साथ दिया था। उसने चोरी के कई गहन मामलों का पता लगा लिया था, इसीलिए उसे धन और यश दोनों ही मिल रहा था। अब वह यहाँ के भारतीय समाज का मुख्य अंग बन गया था, जिसके आतिथ्य और सौजन्य की सभी सराहना करते थे। उसका लबो लहजा भी अंग्रेजों से मिलता जुलता था। उसके सामने की मेज पर दूसरी ओर एक रमणी बैठी हुई उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके अंग अंग से यौवन टपकता था। भारत के अद्भुत वृतांत को सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मनहर चिड़िया के सामने दाने बिखेर रहा था। मनहर, विचित्र देश है जेनी, अत्यंत विचित्र। 5-5 साल के दूल्हे तुम्हें भारत के सिवाय कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। लाल रंग के चमकदार कपड़े, सिर पर चमकता हुआ लंबा टोप, चेहरे पर फूलों का झालरदार बुर्का, घोड़े पर सवार हुए चले जा रहे हैं। 2 आदमी दोनों तरफ छतरी लगाए हुए हैं, हाथों में मेहंदी लगी हुई है। जेनी, मेहंदी क्यों लगाते हैं? मनहर, जिससे हाथ लाल हो जाए, पैरों में भी रंग भरा जाता है, अंगुलियों के नाखून तक लाल कर दिए जाते हैं। वह दृश्य देखते ही बनता है। जेनी, यह तो दिल में सनसनी पैदा कर देने वाला दृश्य होगा। दुल्हनें भी इसी तरह सजाई जाती होंगी। मनहर, इससे तो कई गुना अधिक। सिर से पांव तक सोने चांदी के गहनों से लदी हुई, ऐसा कोई भी अंग नहीं जिसमें 2-4 जेवर न हो। जेनी, तुम्हारी शादी भी इसी तरह हुई होगी, तुम्हें तो बड़ा आनंद आया होगा। मनहर, हाँ, वही आनंद आया जो तुम्हें मेरी गो राउंड पर चढ़ने में आता है। अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, खूब नाच तमाशा देखने को मिलता है और शहनाइयों का गाना सुनने को मिलता है।
मजा तो तब आता है जब दुल्हन अपने घर से विदा होती है। सारे घर में कोहराम सा मच जाता है। दुल्हन हर एक से लिपट लिपट कर रोती है, जैसे मातम कर रही हो। जेनी, दुल्हन रोती क्यों है? मनहर, रोने का रिवाज चला आता है। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि वह हमेशा के लिए नहीं जा रही है, फिर भी सारा घर इस तरह फूट फूट कर रोता है मानो वह काले पानी भेजे जा रही हो। जेनी, मैं तो इस तमाशे पर खूब हंसू। मनहर, हंसने की बात ही है। जेनी, तुम्हारी बीवी भी रोई होगी। मनहर, अजय कुछ पूछो ही मत, पछाड़ खा रही थी, मानो मैं उसका गला घोट दूंगा। मरी पालकी से निकलकर भागी जा रही थी, पर मैंने जोर से पकड़कर अपनी बगल में बिठा लिया, तब मुझे दांत काटने को दौड़ी। मिस जेनी ने जोर का कहकहा मारा और हंसी के साथ लोट-पोट हो गई। बोली, हॉरेबल, क्या अब भी दांत काटती है? मनहर, वह अभी संसार में नहीं रही जेनी। मैं उससे खूब काम लेता था। मैं सोता था तो वो बदन में चंपी लगाती थी, मेरे सिर में तेल डालती थी और पंखा झलती थी। जेनी, मुझे तो विश्वास ही नहीं आता, बिल्कुल मूर्ख थी। मनहर, कुछ न पूछो, दिन को किसी के सामने मुझसे बोलती ही न थी, मगर मैं उसका पीछा करता रहता था। जेनी, ओ नॉटी बॉय, तुम बड़े शरीफ हो। थी तो रूपवती। मनहर, हाँ, उसका मुंह तुम्हारे तलवों के जैसा था। जेनी, नॉनसेंस, तुम ऐसी औरतों के पीछे कभी न दौड़ते। मनहर, उस वक्त मैं भी मूर्ख था जेनी। जेनी, ऐसी मूर्ख लड़की से तुमने विवाह क्यों किया? विवाह न करता तो माँ बाप जहर खा लेते। वह तुम्हें प्यार कैसे करने लगी? मनहर, और क्या करती, मेरे सिवा दूसरा था ही कौन। वह मेरे आत्मा और हृदय को संतुष्ट न कर सकती थी जेनी। मुझे उन दिनों की याद आती है तो मुझे ऐसा मालूम होता है कोई भयंकर स्वप्न था। उफ, अगर वह स्त्री आज जीवित होती तो मैं किसी अंधेरे दफ्तर में बैठा कलम घिस रहा होता। इस देश में आकर मुझे यथार्थ का ज्ञान हुआ कि संसार में स्त्री का क्या स्थान है, उसका क्या दायित्व है और जीवन उसके कारण कितना आनंदप्रद हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे दर्शन हुए वह तो मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है। याद है तुम्हें वह दिन? तुम्हारी वह सूरत मेरी आंखों के आगे अब भी फिर रही है। जेनी, अब मैं चली जाऊंगी, तुम मेरी खुशामद करने लगे। भारत के मजदूर दल सचिव थे लॉर्ड बार्बर और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर कावर्ड। लॉर्ड बार्बर भारत के सच्चे मित्र समझे जाते थे। जब कंजर्वेटिव और लिबरल दलों का अधिकार था तो लॉर्ड बार्बर भारत की बड़े जोरों से वकालत करते थे। वह उन मंत्रियों पर ऐसे कटाक्ष करते थे कि उन बेचारों को कोई जवाब ही न सूझता था। एक बार वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ कांग्रेस में शरीक हुए थे। उस समय उनकी उदार वक्ताओं ने समस्त देश में आशा और उत्साह की लहर दौड़ा दी थी। कांग्रेस के जलसे के बाद वह जिस शहर में गए, जनता ने उनके रास्तों में आंखें बिछाई, उनकी गाड़ियां खींची, उन पर फूल बरसाए। चारों ओर से यही आवाज आती थी, यह है भारत का उद्धार करने वाला। लोगों को विश्वास हो गया कि भारत के सौभाग्य से अगर कभी लॉर्ड बार्बर को अधिकार प्राप्त हुआ तो वह दिन भारत के इतिहास में मुबारक होगा। लेकिन अधिकार पाते ही लॉर्ड बार्बर में एक विचित्र परिवर्तन हो गया। उनके सारे स्वभाव, उनकी उदारता, न्यायपरायणता, सहानुभूति, ये सभी अधिकार के भंवर में पड़ गए और अब लॉर्ड बार्बर और उनके पूर्वाधिकार के व्यवहार में लेश मात्र का भी अंतर न था। वह भी वही कर रहे थे जो उनके पहले के लोगों ने किया। वही दमन था, वही जातिगत अभिमान, वही कट्टरता, वही संकीर्णता। देवता अधिकार के सिंहासन पर पांव रखते ही अपना देवत्व खो बैठा। अपने 2 साल के अधिकार काल में उन्होंने सैकड़ों ही अफसर नियुक्त किए, पर उनमें से एक भी हिंदुस्तानी न था। भारतवासी निराश होकर उन्हें डाई हार्ट, धन का उपासक और साम्राज्यवाद का पुजारी कहने लगे थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि जो कुछ करते थे मिस्टर कावर्ड करते थे। हक यह था कि लॉर्ड बार्बर नियत के जितने शेर थे उतने ही दिल के कमजोर। हालांकि परिणाम दोनों दिशाओं में एक सा ही था।
यह मिस्टर कावर्ड एक ही महापुरुष थे। उनकी उम्र 40 से अधिक गुजर चुकी थी, पर अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया था। शायद उनका ख्याल था कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर वे विवाह का आनंद नहीं उठा सकते। वास्तव में नवीनता के मधुप थे। उन्हें नित्य नए विनोद और आकर्षण, नित्य नए विलास और उत्साह की टोह रहती थी। दूसरों के लगाए हुए बाग की सैर करके चित्त को प्रसन्न कर लेना इससे कहीं अधिक सरल था कि अपना बाग लगाएं और उसकी रक्षा और सजावट में अपना सिर खपाएं। उनको व्यावहारिक और व्यापारिक दृष्टि में यह लटका उससे कहीं आसान था। दोपहर का समय था। मिस्टर कावर्ड नाश्ता करके सिगार पी रहे थे कि मिस जेनी के आने की खबर हुई। उन्होंने तुरंत आईने के सामने खड़े होकर अपनी सूरत देखी, बिखरे बालों को संवारा, बहुमूल्य इत्र मला और मुख से स्वागत की साहस छवि दर्शाते हुए कमरे से निकलकर मिस रोज से हाथ मिलाया। जेनी ने कदम रखते ही कहा, अब मैं समझ गई कि कोई सुंदरी तुम्हारी बात क्यों नहीं पूछती। आप अपने वादों को पूरा करना ही नहीं जानते। मिस कावर्ड ने जेनी के लिए कुर्सी खींचते हुए कहा, मुझे बेहद खेद है मिस रोज कि कल मैं अपना वादा पूरा न कर सका। प्राइवेट सेक्रेटरी का जीवन कुत्तों के जीवन से भी है। बार बार चाहता था कि दफ्तर से उठूं, पर एक न एक काम ऐसा आ जाता था कि रुक ही जाना पड़ता था। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। बॉल में खूब आनंद आया होगा ना? जेनी, मैं तुम्हें तलाश करती रही। जब तुम न मिले तो मेरा जी खट्टा हो गया। मैं और किसी के साथ नहीं नाची। अगर तुम्हें जाना ही नहीं था तो मुझे निमंत्रण क्यों दिया था? कावर्ड ने जेनी को सिगार भेंट करते हुए कहा, तुम मुझे लज्जित कर रही हो जेनी। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि तुम्हारे साथ नाचता। एक पुराना बैचलर होने पर भी मैं उस सुख की कल्पना कर सकता हूँ। बस यही समझ लो कि तड़प तड़प कर रह जाता हूँ। जेनी ने कठोर मुस्कान के साथ कहा, तुम इसी योग्य हो कि बैचलर बने रहो। यही तुम्हारी सजा है। कावर्ड ने अनुरक्त होकर उत्तर दिया, जेनी तुम बड़ी कठोर हो। तुम्हारी तरह क्या सभी रमणियां कठोर होती हैं? मैं कितनी ही परवशता दिखाऊं तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। मुझे तो अरमान ही रह गया कि कोई सुंदरी मेरे अनुराग और लगन का आदर करती। जेनी, तुम में अनुराग हो भी तो रमणियां ऐसे बहानेबाजों को मुंह नहीं लगाती। कावर्ड, फिर बहानेबाज कहा, मजबूर क्यों नहीं कहती? जेनी, मैं किसी को मजबूर नहीं मानती। मेरे लिए यह हर्ष और गौरव की बात नहीं है कि जब आपको अपने सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कामों से अवकाश मिले तो आप मेरा मन रखने के लिए एक क्षण के लिए अपने कोमल चरणों को कष्ट दें। इसी कारण तुम अभी तक झक रहे हो। कावर्ड ने गंभीर भाव से कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो जेनी। मेरे अविवाहित रहने का कारण कल तक मुझे खुद नहीं मालूम था। कल आप ही मुझे मालूम हो गया। जेनी ने उसका परिहास करते हुए कहा, अच्छा, तो यह रहस्य आपको मालूम हो गया? तब तो आप सचमुच आत्मदर्शी हैं। जरा मैं भी तो सुनूं क्या कारण था? कावर्ड ने उत्साह के साथ कहा, अब तक कोई ऐसी सुंदरी न मिली थी जो मुझे उन्मत्त कर सकती थी। जेनी ने कठोर परिहास के साथ कहा, मेरा ख्याल था कि दुनिया में ऐसी औरत ही पैदा नहीं हुई जो तुम्हें उन्मत्त कर सकती है। तुम उन्मत्त बनाना चाहते हो, उन्मत्त बनना नहीं चाहते। कावर्ड, तुम बड़ा अत्याचार करती हो जेनी। जेनी, अपने उन्माद का प्रमाण देना चाहते हो? कावर्ड, हृदय से जेनी, मैं तो उस अवसर की ताक में ही बैठा हूं। उसी शाम को जेनी ने मनहर से कहा, तुम्हारे सौभाग्य पर बधाई, तुम्हें वह जगह मिल गई। मनहर उछल कर बोला, सच? सेक्रेटरी से कोई बात हुई थी? जेनी, सेक्रेटरी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ कावर्ड के हाथों में है। मैंने उसी को चंग पर चढ़ाया। लगा मुझसे इश्क जताने। 50 साल की उम्र है, चांद के बाल झड़ गए, गालों पर झुर्रियां पड़ी हुई है, पर अभी तक आपको इश्क का ख्वाब है। अपने आप को रसिया समझते हैं। उसके बूढ़े चोचले बहुत ही बुरे मालूम होते थे, मगर तुम्हारे लिए सब कुछ सहना पड़ा। खैर, मेहनत सफल हो गई। कल तुम्हें परवाना मिल जाएगा।
अब सफर की तैयारी करनी चाहिए। मनहर ने गदगद होकर कहा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया जेनी। मनहर को गुप्तचर विभाग में ऊंचा पद मिला। देश के राष्ट्रीय पत्रों ने उसकी तारीफों के पुल बांधे। उसकी तस्वीर छपी और राष्ट्र की ओर से उसे बधाई दी गई। वह पहला भारतीय था जिसने यह ऊंचा पद प्राप्त किया था। ब्रिटिश सरकार ने सिद्ध कर दिया था कि उसकी न्याय बुद्धि जातीय अभिमान और द्वेष से उच्चतर है। मनहर और जेनी का विवाह इंग्लैंड में ही हो गया। हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा। वहां से दोनों हिंदुस्तान आए। मनहर का दफ्तर बंबई में था। वहीं दोनों एक होटल में रहने लगे। मनहर को गुप्त अभियोग की खोज के लिए अक्सर दौरे करने पड़ते थे, कभी कश्मीर, कभी मद्रास, कभी रंगून। जेनी इन यात्राओं में बराबर उसके साथ रहती थी। नित्य नए दृश्य थे, नए विनोद, नए उल्लास। उसकी नवीनता प्रिय प्रकृति के लिए आनंद का इससे अच्छा और क्या सामान हो सकता था। मनहर का रहन सहन तो विदेशी था ही। घर वालों से भी उसका संबंध विच्छेद हो गया। बागेश्वरी के पत्रों का उत्तर देना तो दूर रहा, वह उन्हें खोलकर पढ़ता भी नहीं था। भारत में हमेशा उसे शंका बनी रहती थी कि कहीं घर वालों को उसका पता न चल जाए। जेनी से वह अपने यथार्थ स्थिति को छुपाए रखना चाहता था। उसने घर वालों को आने की सूचना तक न दी थी। यहाँ तक कि वह हिंदुस्तानियों से बहुत कम मिलता था। उसके मित्र अधिकांश पुलिस और फौज के अफसर थे। वही उसके मेहमान होते। वाक्चतुर जेनी सम्मोहन कला में सिद्ध हस्त थी। पुरुषों के प्रेम से खेलना उसकी सबसे आमोदमय क्रीड़ा थी। जलाती थी, रिझाती थी और मनहर भी उसकी कपट लीला का शिकार बना रहता था। उसे वह हमेशा भूल भुलैया में रखती, कभी इतना निकट कि छाती पर सवार, कभी इतना दूर कि योजन का अंतर, कभी निष्ठुर, कभी कठोर और कभी प्रेम विह्वल और व्यग्र। एक रहस्य था जिसे वह कभी समझता था और कभी हैरान रह जाता था। इस तरह 2 वर्ष बीत गए और मनहर और जेनी कोण की 2 भुजाओं की भांति एक दूसरे से दूर होते गए। मनहर इस भावना को हृदय से न निकाल सकता था कि जेनी का मेरे प्रति एक विशेष कर्तव्य है, वह चाहे उसकी संकीर्णता हो या कुल मर्यादा का असर। वह जेनी को पाबंद देखना चाहता था। उसकी स्वच्छंद वृत्ति उसे लज्जास्पद मालूम होती थी। वह भूल जाता था कि जेनी से उसके संपर्क का आरंभ ही स्वार्थ पर अवलंबित था। शायद उसने समझा था कि समय के साथ जेनी को अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो जाएगा। हालांकि उसे मालूम होना चाहिए था कि टेढ़ी बुनियाद पर बना हुआ भवन जल्द या देर से भूमिस्थ होकर ही रहेगा। और ऊंचाई के साथ उसकी शंका और भी बढ़ती जाती थी। इसके विपरीत जेनी का व्यवहार परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल था। उसने मनहर को विनोदमय तथा विलासमय जीवन का एक साधन समझा था और उसी विचार पर अब तक स्थित थी। इस व्यक्ति को वह मन में पति का स्थान नहीं दे सकती थी। पाषाण प्रतिमा को वह देवता नहीं बना सकती थी। पत्नी बनना उसके जीवन का स्वप्न न था, इसलिए वह मनहर के प्रति अपने किसी कर्तव्य को स्वीकार नहीं करती थी। अगर मनहर अपनी गाढ़ी कमाई उसके चरणों पर अर्पित करता था तो कोई एहसान न करता था। मनहर उसका बनाया हुआ पुतला, उसी का लगाया हुआ वृक्ष था। उसकी छाया और उसके फल का भोग करना वह अपना अधिकार समझती थी। मनोमालिन्य बढ़ता चला गया। आखिर मनहर ने उसके साथ दावतों और जलसों पर जाना छोड़ दिया। पर जेनी पूर्ववत सैर करने जाती, मित्रों से मिलती, दावतें करती और दावतों में शरीक होती। मनहर के साथ न जाने से उसे लेश मात्र की भी दुख और निराशा नहीं होती, बल्कि वह शायद उसकी उदासीनता पर और प्रसन्न होती थी। मनहर इस मानसिक व्यथा को शराब के नशे में डुबोने का उद्योग करता। पीना तो उसने इंग्लैंड में ही शुरू कर दिया था, पर अब उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई थी। वहां स्फूर्ति और आनंद के लिए पीता था, यहाँ स्फूर्ति और आनंद को मिटाने के लिए। वह दिन ब दिन दुर्बल होता जाता था। वह जानता था कि शराब मुझे पिए जा रही है, पर उसके जीवन का एक ही अवलंब रह गया था। गर्मियों के दिन थे।
मनहर एक मुआमले की जांच करने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए था। मुआमला बहुत संगीन था और उसे सिर उठाने तक की भी फुर्सत न मिलती थी। स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो चला था, पर जेनी अपने सैर सपाटे में मग्न थी। आखिर उसने एक दिन कहा, मैं नैनीताल जा रही हूँ, यहाँ की गर्मी मुझसे सही नहीं जाती। मनहर ने लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, नैनीताल में क्या काम है? वह आज अपना अधिकार दिखाने पर तुल गया। जेनी भी उसके अधिकार की उपेक्षा करने पर तुली हुई थी। बोली, यहाँ कोई सोसाइटी नहीं, सारा लखनऊ पहाड़ों पर चला गया है। मनहर ने जैसे म्यान से तलवार निकाल कर कहा, जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हें कहीं भी जाने का अधिकार नहीं। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, सोसाइटी के साथ नहीं। फिर तुम साफ देख रही हो कि मैं बीमार हूं, तिस पर भी तुम अपनी विलास प्रवृत्ति को रोक नहीं सकती। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी जेनी। मैं तुमको शरीफ समझता था। मुझे स्वप्न में भी गुमान न था कि तुम मेरे साथ ऐसी बेवफाई करोगी। जेनी ने अविचलित भाव से कहा, तो तुम क्या समझते थे? मैं भी तुम्हारी हिंदुस्तानी स्त्री की तरह तुम्हारी लौंडी बनकर रहूंगी और तुम्हारे तलवे सहलाऊंगी? मैं तुम्हें इतना नादान नहीं समझती थी। अगर तुम्हें हमारी अंग्रेजी सभ्यता की जरा सी भी बात नहीं मालूम तो अब मालूम कर लो कि अंग्रेजी स्त्री अपनी रुचि के सिवाय और किसी के पाबंद नहीं। तुमने मुझसे विवाह इसलिए किया था कि मेरी सहायता से तुम्हें सम्मान और पद प्राप्त हो। सभी पुरुष ऐसा करते हैं, तुमने भी वैसा ही किया। मैं इसके लिए तुम्हें बुरा नहीं कहती, लेकिन जब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया जिसके लिए तुमने मुझसे विवाह किया था, तो तुम मुझसे अधिक आशा क्यों रखते हो? तुम हिंदुस्तानी हो, अंग्रेज नहीं हो सकते। मैं अंग्रेज हूं, हिंदुस्तानी नहीं हो सकती। इसलिए हम में से किसी एक को भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वह दूसरे को अपनी मर्जी का गुलाम बनाने की चेष्टा करे। मनहर हतबुद्धि सा बैठा सुनता रहा। एक एक शब्द विष की घूंट की भांति उसके कंठ के नीचे उतर रहा था। कितना कठोर सत्य था। पद लालसा के इस प्रचंड आवेग में, विलास तृष्णा के इस अदम्य प्रवाह में वह भूल गया था कि जीवन में कोई ऐसा तत्व भी है जिसके सामने पद और विलास कांच के खिलौने से अधिक मूल्य नहीं रखते। वह विस्मृत सत्य इस समय अपने दारुण विलाप से उसकी चेतना को तड़पाने लगा। शाम को जेनी नैनीताल चली गई। मनहर ने उसकी ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखा। 3 दिन तक मनहर घर से नहीं निकला। जीवन के 5-6 वर्षों में उसने जितने रत्न संचित किए थे, जिन पर वह गर्व कर सकता था, जिन्हें पाकर वह अपने आप को धन्य समझता था, अब परीक्षा की कसौटी पर जाकर नकली सिद्ध हो रहे थे। उसकी अपमानित, ग्लानित, पराजित आत्मा एकांत रुदन के सिवाय और कोई त्राण न पाती थी। अपनी टूटी झोपड़ी को छोड़कर वह जिस सुनहरे कलश वाले भवन की ओर लपका था, वह मरीचिका मात्र थी, और उसे अब फिर अपनी टूटी हुई झोपड़ी याद आई, जहां उसने शांति, प्रेम और आशीर्वाद की सुधि पी थी। यह सारा आडंबर उसे काट खाने लगा। उस सरल शीतल स्नेह के सामने ये सारी विभूतियां उसे तुच्छ से जचने लगी। तीसरे दिन वह भीषण संकल्प करके उठा और 2 पत्र लिखे। एक तो अपने पद से इस्तीफा था और दूसरा जेनिन से अंतिम विदा की सूचना। इस्तीफे में उसने लिखा कि मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया है और मैं इस भार को नहीं संभाल सकता। जेनी के पत्र में उसने लिखा कि हम और तुम दोनों ने भूल की और हमें जल्द से जल्द उस भूल को सुधार लेना चाहिए। मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ, तुम भी मुझे मुक्त कर दो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। अपराध न तुम्हारा है न मेरा। समझ का फेर तुम्हें भी था और मुझे भी। मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा। मेरे पास जो भी कुछ तुम्हारा था वह सब कुछ छोड़े जाता हूँ। मैं तो निमित्त मात्र था, स्वामिनी तो तुम थी। उस सभ्यता को दूर से ही सलाम है जो विनोद और विलास के सामने किसी बंधन को नहीं स्वीकारती। उसने खुद जाकर दोनों रजिस्ट्री कराई और उत्तर का इंतजार किए बिना ही वहां से चलने को तैयार हो गया। जेनी ने जब मनहर का पत्र पढ़ा तो मुस्कुराई। उसे मनहर की इच्छा पर शासन करने का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि पत्र से उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई।
उसे विश्वास था कि 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करके वह उसे फिर वशीभूत कर लेगी। अगर मनहर की इच्छा केवल धमकी देनी न होती, उसके दिल पर चोट लगानी होती, तो अब तक वह यहाँ न होता, कब का स्थान छोड़ चुका होता। उसका यहाँ रहना यही बता रहा है कि वह केवल बंदर घुड़की दे रहा है। जेनी ने स्थिर चित्त होकर कपड़े बदले और तब इस तरह से मनहर के कमरे में आई मानो कोई अभिनय करने स्टेज पर आई हो। मनहर उसे देखते ही ठट्ठा मारकर हंसा। जेनी सहम कर पीछे हट गई। इस हंसी में क्रोध का प्रतिकार था, उसमें उन्माद भरा हुआ था। मनहर के सामने मेज पर बोतल और गिलास रखा हुआ था। एक दिन में उसने न जाने कितनी शराब पी ली थी। उसकी आंखों से जैसे रक्त उबल पड़ता था। जेनी ने समीप आकर उसके कंधों पर हाथ रखा और बोली, क्या रात भर पीते ही रहोगे? चलो आराम से लेटो, रात ज्यादा हो गई है। घंटों से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम इतने निष्ठुर तो कभी न थे। मनहर खोया हुआ सा बोला, तुम कब आ गई बागी? देखो मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं। चलो आज सैर कराएं, उसी नदी के किनारे। तुम वही अपना प्यारा सा गीत सुनाना जिसे सुनकर मैं पागल हो जाता था। क्या कहती हो, मैं बेमुरव्वत हूं? यह तुम्हारा अन्याय है बागी। मैं कसम खाकर कहता हूं, ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ने मुझे रुलाया न हो। जेनी ने उसका कंधा हिलाकर कहा, तुम क्या उलझुल बक रहे हो? बागी यहां कहाँ है? मनहर ने उसकी ओर देखकर अपरिचित भाव से कुछ कहा, फिर जोर से हंसकर बोला, मैं यह न मानूंगा बागी, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। वहां मैं तुम्हारे लिए एक फूलों की माला बनाऊंगा। जेनी ने समझा कि यह शराब बहुत पी गए हैं, बकझक कर रहे हैं, इनसे इस वक्त कुछ भी बात करना व्यर्थ है। चुपके से कमरे के बाहर चली गई। उसे जरा शंका भी हुई। यहाँ उसका मूलोच्छेद हो गया। जिस आदमी का वाणी पर अधिकार नहीं, वह इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है? उस घड़ी से मनहर को घर वालों की रट सी लग गई। कभी बागेश्वरी को पुकारता, कभी अम्मा को, कभी दादा को। उसकी आत्मा अतीत में विचरती रहती। उस अतीत में जब जेनी ने काली छाया की भांति उसके जीवन में प्रवेश नहीं किया था और बागेश्वरी अपनी सरलता से उसके जीवन में प्रकाश फैलाती थी। दूसरे दिन जेनी ने उसे जाकर कहा, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? देखते नहीं तुम्हारी दशा क्या हो रही है? मनहर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। तुम कौन हो? जेनी। तुम मुझे नहीं पहचानते हो? इतनी जल्दी भूल गए? मनहर, मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जेनी ने और अधिक बातचीत नहीं की। उसने मनहर के कमरे से शराब की बोतलें उठवा दी और नौकरों को ताकीद दी कि उसे एक घूंट भी शराब न दी जाए। उसे अब कुछ संदेह होने लगा था, क्योंकि मनहर की दशा उससे कहीं अधिक शंकाजनक थी जितना वह समझती थी। मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक था। इसी घोड़े पर बैठकर वह शिकार खेलती थी। घोड़े के बगैर शिकार का आनंद कहाँ? मगर 1 सप्ताह हो जाने पर भी मनहर की दशा में कोई अंतर न हुआ। न मित्रों को पहचानता, न नौकरों को। पिछले 3 वर्षों का जीवन एक स्वप्न की भांति मिट गया था। 7वें दिन जेनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनहर का कहीं पता नहीं था। 5 साल के बाद बागेश्वरी का लुटा हुआ सुहाग फिर चेता। माँ बाप पुत्र के वियोग में रो रो कर अंधे हो चुके थे। बागेश्वरी निराशा में भी आस बांधे बैठी हुई थी। उसका मायका संपन्न था। बार बार बुलावे आते थे। बाप आया, भाई आया, पर धैर्य और व्रत की देवी घर से न टली। जब मनहर भारत आया तो बागेश्वरी ने सुना कि वह विलायत से एक मेम लाया है। फिर भी उसे आशा थी कि वह आएगा, लेकिन उसकी आशा पूरी न हुई। फिर उसने सुना कि वह ईसाई हो गया है, आचार विचार त्याग दिया है। तब उसने माथा ठोक लिया। घर की व्यवस्था दिन दिन बिगड़ने लगी। वर्षा बंद हो गई और सागर सूखने लगा। घर बिका, कुछ जमीन थी वह भी बिकी। फिर गहनों की बारी आई।
यहाँ तक कि अब केवल आकाशीय वृत्ति थी। कभी चूल्हा जल गया, कभी ठंडा पड़ा रहा। एक दिन संध्या के समय वह कुएं पर पानी भरने गई थी कि एक थका हुआ, जीर्ण, विपत्ति का मारा जैसा आदमी आकर कुएं की जगत पर बैठ गया। बागेश्वरी ने देखा तो मनहर। उसने तुरंत घूंघट काढ़ लिया। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी आनंद और विस्मय की हृदय में फुरेरियां उड़ने लगी। रस्सी और कलसा कुएं पर छोड़कर लपकी हुई घर आई और सास से बोली, अम्मा जी, जरा कुएं पर जाकर देखो कौन आया है। सास ने कहा, तू पानी भरने गई थी या तमाशा देखने? घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। कौन आया है कुएं पर? चलकर देखो ना। कोई सिपाही प्यादा होगा, अब उनके सिवा कौन आने वाला है? कोई महाजन तो नहीं है? नहीं अम्मा, तुम चले क्यों नहीं चलती? बूढ़ी माता भांति भांति की शंकाएं करती हुई कुएं पर पहुंची तो मनहर दौड़कर उनके पैरों पर लिपट गया। माता ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम्हारी यह दशा है मानू? क्या बीमार हो? असबाब कहाँ है? मनहर ने कहा, पहले कुछ खाने को तो दो अम्मा, बहुत भूखा हूं। बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा हूं। गांव में खबर फैल गई कि मनहर आया है। लोग उसे देखने दौड़ पड़े। किस ठाठ से आया है, ऊंचे पद पर है, हजारों रुपए पाता है। अब उसके ठाठ का क्या पूछना? मेम भी साथ आई है या नहीं आई है? मगर जब जाकर देखा तो आफत का मारा आदमी, फटे हाल, कपड़े तार तार, बढ़े हुए बाल, जैसे जेल से आया हो। प्रश्नों की बौछार होने लगी। हमने तो सुना था तुम बड़े ऊंचे पद पर हो। मनहर ने जैसे किसी भूली हुई बात को याद करने का विफल प्रयास किया। मैं तो किसी ओहदे पर नहीं। वाह, विलायत से मेम नहीं लाए थे? मनहर ने चकित होकर कहा। विलायत? कौन विलायत गया था? अरे भंग तो नहीं खाकर आए हो? विलायत नहीं गए थे? मनहर मूढ़ों की भांति हंसा। मैं विलायत क्या करने जाता? अजी तुमको वजीफा नहीं मिला था? यहां से तुम विलायत गए थे, तुम्हारे पत्र बराबर आते थे। अब कहते हो कि विलायत गया ही नहीं। होश में हो या हम लोगों को उल्लू बना रहे हो? मनहर ने उन लोगों की तरफ आंखें फाड़ कर देखा और बोला, मैं तो कहीं गया ही नहीं। आप लोग न जाने क्या कह रहे हैं। अब इसमें संदेह की कोई गुंजाइश न रही कि वह अपने होशो हवास में नहीं है। उसे विलायत जाने के पहले की सारी बातें याद थी। गांव और घर के एक एक आदमी को पहचानता था। लेकिन जब इंग्लैंड, अंग्रेजी बीवी और ऊंचे पद का जिक्र आता तो भौचक्का होकर ताकने लगता। बागेश्वरी को अब उसके प्रेम में एक अस्वाभाविक अनुराग दिखता जो उसे बनावटी मालूम होता था। वह चाहती थी कि उसके व्यवहार और आचरण में पहले जैसी बेतकल्लुफी हो। वह प्रेम का स्वांग नहीं, प्रेम चाहती थी। 10 ही 5 दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि इस विशेष अनुराग का कारण बनावट या दिखावा नहीं, वरन कोई मानसिक विकार है। मनहर ने माँ बाप का इतना अदब पहले कभी नहीं किया था। उसे अब मोटे से मोटा काम करने में कोई संकोच नहीं था। वह जो बाजार से साग सब्जी लाने में अपना अनादर समझता था, अब कुएं से पानी खींचता है, लकड़ियां फाड़ता है और घर में झाड़ू लगा लेता है। और अपने घर में ही नहीं, सारे मोहल्ले में उसकी सेवा और नम्रता की चर्चा होती थी। एक बार मोहल्ले में चोरी हो गई। पुलिस ने बहुत दौड़ धूप की पर चोरों का पता न चल सका। मनहर ने चोरी का ही पता नहीं लगा दिया, वरन माल भी बरामद करवा दिया। इससे आसपास के गांवों और मोहल्लों में उसका यश फैल गया। कोई चोरी होती तो लोग उसके पास दौड़े आते और अधिकांश उद्योग उसके सफल भी होते। इस तरह उसकी जीविका की एक व्यवस्था भी हो गई। अब वह बागेश्वरी के इशारों का गुलाम था। उसी की दिलजोई और सेवा करने में उसके दिन कटते थे। अगर उसमें विकार या बीमारी का कोई लक्षण था तो वह बस इतना ही। यही सनक उसे सवार हो गई थी। बागेश्वरी को उसकी दशा पर दुख होता, पर उसकी यह बीमारी उस स्वास्थ्य से कहीं अधिक प्रिय थी जब वह उसकी बात भी न पूछता था। 6 महीनों के बाद एक दिन जैनी मनहर का पता लगाती हुई आ पहुंची।
हाथ में जो कुछ था वह सब उड़ा देने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज थी। उसके चाहने वालों में कोई भी ऐसा न था जो उसकी आर्थिक सहायता करता। शायद अब जेनी को कुछ ग्लानि भी होती थी। वह अपने किए पर लज्जित थी। द्वार पर हॉर्न की आवाज सुनकर मनहर बाहर निकला और इस प्रकार जेनी को देखने लगा मानो कभी देखा ही नहीं हो। जेनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मिलाया और अपनी आप बीती सुनाने लगी। तुम इस तरह छिपकर मुझसे क्यों चले आए और फिर आकर एक पत्र भी नहीं लिखा? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी? फिर मुझ में कोई बुराई देखी थी तो तुम्हें था कि मुझे सावधान कर देते। छिपकर चले आने का क्या फायदा हुआ? ऐसी अच्छी जगह मिल गई थी, वो भी हाथ से निकल गई। मनहर काठ के उल्लू की भांति खड़ा रहा। जेनी ने फिर कहा, तुम्हारे चले आने के बाद मेरे ऊपर जो संकट आए वह सुनाऊं तो घबरा जाओगे। मैं इसी चिंता और दुख से बीमार हो गई। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन निरर्थक हो गया। तुम्हारा चित्र देखकर मन को ढांढस देती थी। तुम्हारे पत्रों को आदि से अंत तक पढ़ना मेरे लिए सबसे मनोरंजक विषय था। तुम मेरे साथ चलो। मैंने एक डॉक्टर से बात की है। वह मस्तिष्क के विकारों का डॉक्टर है। मुझे आशा है कि उसके उपचार से तुम्हें लाभ होगा। मनहर चुपचाप विरक्त भाव से खड़ा रहा, मानो न वो कुछ देख रहा है न ही सुन रहा है। सहसा बागेश्वरी निकल आई। जेनी को देखते ही वह ताड़ गई कि यही मेरी यूरोपियन सौत है। वह उसे बड़े आदर सत्कार के साथ भीतर लाई। मनहर भी उनके साथ साथ भीतर चला आया। जेनी ने टूटी खाट पर बैठते हुए कहा, इन्होंने मेरे जिक्र तो किया ही होगा, मेरी इनसे लंदन में शादी हुई है। बागेश्वरी बोली, यह तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी। जेनी, इन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया? बागेश्वरी, कभी नहीं, इन्हें तो याद भी नहीं। आपको यहाँ आने में बहुत कष्ट हुआ होगा। जेनी, नहीं, महीनों बाद इनके घर का पता चला है। वहां से बिना कुछ कहे सुने ही चल दिए। आपको कुछ मालूम है इन्हें क्या शिकायत है? शराब बहुत पीने लगे थे। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? हमने तो किसी को नहीं दिखाया। जेनी ने तिरस्कार से कहा, क्यों? आप उन्हें हमेशा बीमार रखना चाहती हैं? बागेश्वरी ने बेपरवाही से कहा, मेरे लिए तो इनका बीमार रहना इनके स्वस्थ रहने से कहीं अच्छा है। तब वह अपनी आत्मा को भूले हुए थे, अब उसे पा गए। फिर उसने निर्दय कटाक्ष करके कहा, मेरे विचार में तो वे तब बीमार थे, अब तो ठीक हो गए हैं। जेनी ने चिढ़कर कहा, नॉनसेंस, इनकी किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी। यह जासूसी में बड़े कुशल हैं। इनके सभी अफसर इनसे प्रसन्न थे। वह चाहे तो वह जगह इन्हें अब भी मिल सकती है। अपने विभाग में ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इनका यह रोग असाध्य नहीं है। हाँ, विचित्र अवश्य है। क्या आप इनकी बहन हैं? बागेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा, आप तो गाली दे रही हैं, यह तो मेरे स्वामी हैं। जेनी पर मानो वज्रपात सा हुआ। उसके मुख पर से नम्रता का आवरण हट गया और मन में छुपा हुआ क्रोध जैसे दांत पीसने लगा। उसकी गर्दन की नसें तन गई, दोनों मुट्ठियां बंध गई। उन्मत्त होकर बोली, बड़ा दगाबाज आदमी है। इसने मुझे धोखा दिया, मुझसे कहा कि मेरी स्त्री मर गई है। कितना बड़ा धूर्त है यह पागल नहीं, इसने पागल बनने का स्वांग भरा है। मैं अदालत से इसकी सजा करवाऊंगी। क्रोध के कारण वह कांप उठी, फिर रोते हुए बोली, इस दगाबाजी का मैं इसे मजा चखाऊंगी। ओह, इसने मेरा कितना घोर अपमान किया है। ऐसा विश्वासघात करने वालों को तो जो दंड दिया जाए वह थोड़ा है। इसने कैसी मीठी मीठी बातें करके मुझे फांसा। मैंने ही इसे जगह दिलवाई, मेरे ही प्रयत्नों से यह बड़ा आदमी बना। इसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा। इसने मेरे साथ ऐसा कपट किया। जेनी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई, फिर तैश में उठी और मनहर के पास जाकर उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, मैं तुम्हें खराब करके छोड़ूंगी। तुमने मुझे क्या समझा है? मनहर इस तरह शांत भाव से खड़ा रहा मानो उससे उसका कोई प्रयोजन ही नहीं। फिर वह सिंहनी की भांति मनहर पर टूट पड़ी
और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई। बागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर अलग कर दिया और बोली, तुम ऐसी डायन न होती तो इनकी यह दशा ही क्यों होती। जेनी ने तैश में आकर जेब से पिस्तौल निकाली और बागेश्वरी की तरफ बढ़ी। सहसा मनहर तड़प उठा, उसके हाथ से भरा हुआ पिस्तौल छीनकर फेंक दिया और बागेश्वरी के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उसी वक्त मनहर की माताजी दोपहरी की नींद सोकर उठी और जेनी को देखकर बागेश्वरी की ओर प्रश्न भरी आंखों से ताका। बागेश्वरी ने उपहास भाव से कहा, यह आपकी बहू है। बुढ़िया ठुनक कर बोली, कैसी मेरी बहू? यह मेरी बहू बनने के जोग है? बंदरिया, लड़के पर न जाने क्या जादू कर दिया, अब छाती पर मूंग दलने आई है। जेनी एक क्षण तक मनहर को खून भरी आंखों से देखती रही। फिर बिजली की तरह कौंध कर उसने आंगन में पड़ा पिस्तौल उठा लिया और बागेश्वरी पर छोड़ना ही चाहती थी कि मनहर सामने आ गया। वह बेधड़क जेनी के सामने चला गया, उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली और अपनी छाती में गोली मार ली। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी उन्माद। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुरोध, अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ पहुँचे सबसे पहले आप तक।